गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में कोवलेंट बॉन्ड जो आपके पास में कोवलेंट कंपाउंड है उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था जो आपके पास में बंद ऊर्जा, बंद सामर्थ्य और बंद सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, उन कारकों में हमने 3 कारकों का अध्ययन कर लिया था। पहला आपके पास में था बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर का हमने अध्ययन कर लिया है। दूसरा हमारे पास में था एटॉमिक साइज, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। और तीसरा आपके पास में था परसेंट एस करैक्टर, इसका भी हमने अध्ययन कर लिया था। अब आपके पास में है चौथा कारक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता। अब हमारे पास में कोई भी अणु है या यौगिक है, ठीक है, कोई आपके पास में अणु है उसमें 2 परमाणु प्रेजेंट हैं। 2 परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिव में जितना अधिक डिफरेंट होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी किसी अणु के 2 परमाणुओं के मध्य आपके पास में किसी अणु का निर्माण होगा, वहाँ पे 2 परमाणु भाग लेंगे। ठीक है, दोनों परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनमें आपके पास में डिफरेंट जितना अधिक होगा वहाँ पे उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं डिफरेंट बिटवीन electronegative of atoms or atoms in molecules proportional bond energy। यदि हमारे पास में किसी अणु में उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो अंतर है, इलेक्ट्रॉन आपके पास में डिफरेंट है, वो जितना अधिक होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही वहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम समझे कि हमारे पास में कोई भी, जैसे आपके पास में देखो HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पे इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों में कितना डिफरेंट है, यहाँ पे कितना डिफरेंट है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। डिफरेंट जितना ज़्यादा होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपके पास में चौथा फैक्टर फैक्टिंग था इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपके पास में सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास में विद्युत ऋणता है उसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपके पास में विद्युत ऋणता बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला लें, या आपके पास में ये 2 आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है, ए व बी आपके पास में क्या है, कोई अणु में आपके पास में ए व बी आपके पास में 2 एटम्स हैं। इन एटम्स के आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 ई ए प्लस ई बी प्लस 23.06 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमारे पास में HF, HCl, HBr और HI, यहाँ पे हमारे पास में सभी जो यहाँ हाइड्रोजन के पास में क्या स्थिर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका हमारे पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है वो बात तो करें हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट की बात तो करें हम तो हमारे पास में ये हमारे पास में कितना है 1.9 है।
यानी कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें पास डिफरेंट कितना है 1.9 है वो, और 0.9, 0.7 और 0.3। ठीक है, अब हमारे पास में देखो बॉन्ड एनर्जी का क्रम हम देखें तो आपके पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी का घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। ठीक है, हमने ये बताया था आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास डिफरेंट है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट कितना आपके पास में 1.9, ये आपके पास में कितना है 0.9, 0.7 और 0.3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में जो HF मॉलिक्यूल्स है, HF मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी मोर देन अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे आपके पास में HCl है, HBr है, HI। ठीक है, और इस फॉर्मूले की सहायता से ये हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल आपके पास, जैसे आपके पास HF है, A आपके पास में H है, B आपके पास में क्या फ्लोरीन है, इन दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ज्ञात करें तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है पांचवा फैक्टर अफेक्टिंग कारक, हम देखें पांचवा है presence of lone pair of electron on central metal ion। अगर किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, प्रोपोर्शनल 1/, बॉन्ड एनर्जी। अगर हमारे पास में किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के ऊपर या किसी भी अणु के ऊपर आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन छोड़ो, अगर हमारे पास में प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि किसी अणु में किसी परमाणु के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस अणु की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। यानी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके पास में अपन बात करें, जैसे आपके पास में CO2 है। ठीक है, एक आपके पास में CO2 है, दूसरा आपके पास में SO2 है। इन दोनों को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड के पास में क्या होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये आपके पास में क्या है, लॉन पेयर है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यहाँ आपके पास में जो SO2 है, इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होगी बजाय CO2 की तुलना में। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी अणु, आपके पास में कोई भी अणु है, उस अणु में 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणु में आपके पास में जितनी ज़्यादा आपके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है रेजोनेंस। पांचवा फैक्टर अफेक्टिंग हमारे पास में है रेजोनेंस, अनुनाद। पांचवा कारक है रेजोनेंस। रेजोनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुनाद। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में किसी कंपाउंड में यदि अनुनाद प्रेजेंट हो, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि रेजोनेंस proportional stability of compound, proportional bond energy, अगर हमारे पास में अनुनाद किसी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस वहाँ पे प्रेजेंट है
तो वह उसके अपने पास उसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। स्थायित्व अधिक होगा तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे आपके पास में एक आपके पास में बेंजीन वाला कंपाउंड है, जैसे आपके पास में हमने यहाँ पे लगा लिया COOH। दूसरा आपके पास में कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इन दोनों में आपके पास में, इसमें आपके पास में क्या है, रेजोनेंस की प्रेजेंस होने के कारण इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर देन एसिटिक अम्ल, यानी आपके पास में एसिटिक अम्ल की तुलना में इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंस है। ठीक है, यदि किसी कंपाउंड के अंदर अनुनाद प्रेजेंट होता है, अनुनाद पाया जाता है, तो उस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती, ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्थायित्व ज़्यादा होगा, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, आपका जो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने उसकी डेफिनेशन देख ली थी। डेफिनेशन बाद में पास में इसको प्रभावित करने वाले कारक थे बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक साइज, परसेंट ऑफ एस करेक्टर। ठीक है, चौथा आपके पास में था इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड था, पांचवा आपके पास में था प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और छठा आपके पास में कौन सा है, रेजोनेंस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि बंद ऊर्जा किसे कहते हैं, बंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को सविस्तार समझाइए। तो आप 6 कारक हैं, इनको आप बाकायदा समझा देंगे। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको आप नोट करो, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है और इसके क्या अनुप्रयोग हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें परिभाषा की, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो इसको हम समझें। द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा, म्यू के द्वारा। अब आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स में आपके पास में क्या होगा, आपके पास में यदि ध्रुवीय अणु है, किसी ध्रुवीय अणु में, किसी ध्रुवीय अणु में आपके पास में जो परमाणु हैं उनकी जो अंतर्नाभिकीय दूरी, यानी आपके पास में किसी ध्रुवीय अणु में, किसी ध्रुवीय अणु में उपस्थित परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी उस अणु में उपस्थित आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं म्यू बराबर Q इंटू आर। ठीक है, म्यू आपके पास में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण है, और आर आपके पास में है, आपके पास में आर आपके पास में क्या है, अंतर्नाभिकीय दूरी है, परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी, और क्यू आपके पास में क्या है, आपके पास में उत्पन्न आवेश, या आपके पास में इसको अपन कह सकते हैं उत्पन्न आवेश। आवेश आपके पास में क्या है, क्यू है, क्यू आपके पास में क्या है, क्यू आपके पास में आवेश है, आर आपके पास में क्या है, परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी है, म्यू आपके पास में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी ध्रुवीय अणु में, किसी ध्रुवीय अणु में उपस्थित दोनों परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी, इसको हम आर व डी दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूरी, एवं
ध्रुवों पर उत्पन्न आवेश का गुणनफल, उत्पन्न आवेश का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डी बाई ठीक है, जिसको हम डी के द्वारा, डी बाई होता है, डी बाई होता है, जिसे डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपके पास में इसको हम डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और डी की वैल्यू हम देखें, डी बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डी बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यानी म्यू आपके पास में द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर Q इंटू आर, Q इंटू आर। क्यू आपके पास में क्या है? आपके पास में कोई भी बंधित परमाणु है, किसी अणु में आपके पास में दो क्या है? बंधित परमाणु हैं। उन बंधित परमाणुओं में आपके पास में उन दोनों में से किसी एक परमाणु पर उत्पन्न आवेश, यानी आपके पास में एक परमाणु क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, उत्पन्न आवेश उन दोनों परमाणुओं के जो बीच की दूरी है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के बराबर होता है। उसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसके अलावा पास में अणु क्या होना चाहिए? ध्रुवीय अणु होना चाहिए। अणु कैसा होना चाहिए? ध्रुवीय अणु होना चाहिए। ठीक है, जिसका मात्रा क्या होता है? डी बाई होता है, जिसको हम डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और एक डी बाई होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये आपके पास में इसका क्या है? मात्रक है। ठीक है, इसी के साथ में हम देखें कि आपके पास में जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम, जो आपके पास में द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आपके पास में इस साइड में जो एरो होगा वो आपके पास में डिपेंड करेगा कि आपके पास में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने आप आपके पास में, यानी आपके पास में जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम एरो की, जो आपके पास में तीर का एरो है उसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपके पास में ये वाला जो एरो है वो पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके पास में HCl है, ये आपके पास में HCl बॉन्ड है। अब हम यहाँ पे जानते हैं आपके पास में कैसा है? एक ध्रुवीय अणु है, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को Cl अपनी ओर खींचेगा। ये आपके पास में कैसा? आंशिक पॉजिटिव, या आपके पास में क्या? आंशिक नेगेटिव है। इसको हम डाइपोल मोमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करें, जो आपके पास में नेगेटिव वाला है उसकी तरफ आपके पास में क्या रहेगा? तीर का एरो रहेगा। और आपके पास में धन भाग है वो धनावेशित को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो आपके पास में मात्रक है डी बाई है। ठीक है, और आपके पास में इसका प्रतीक आपके पास में क्या है? म्यू है। और आपके पास में जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसको हम एक चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जहां आपके पास में एरो है, ये आपके पास में तीर का जो आपके पास में चिन्ह दिख रहा है, इस तीर का जो आपके पास में हेड है वो नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो पीछे वाला पार्ट है जो आपके पास में धन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एक पास में एग्जाम्पल देखें कि द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से हम बता सकते हैं कि हमारे पास में दिया हुआ कंपाउंड सममित होगा या असममित होगा। ठीक है, उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा, या आपके पास में कैसा होगा? म्यू का मान 0 होता है, कैसा होता है उसको हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें, दो मॉलिक्यूल के पास में एग्जांपल है। यहाँ पे आपके पास में देखो NH3 है और NF3 है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, NH3 है और NF3 है।
अब देखो दोनों को अपन डिटेल से समझते हैं। NH3 NF3, NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण डिपेंड करता है कि आपके पास में जो कंपाउंड है उसमें आपके पास में सबसे पहले वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा आपके पास में, यानी कि इस एग्जाम्पल की सहायता से हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास में क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। इसी के साथ में आपके पास में यहाँ पे देखो ये 3 बॉन्ड हैं, और यहाँ पे आपके पास में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसकी वजह आपके पास में कैसी है, पिरामिडी आपके पास में पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ये आपके पास में दूसरा, और ये इसका लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब हम जानते हैं कि आपके पास में NH3 का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की तुलना में अधिक होता है, क्यों? जबकि आपके पास में हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है आपके पास में द्विध्रुव आघूर्ण का जो तीर का एरो है उसी के साइड में रहेगा। जैसे आपके पास में यहाँ पे देखो इस बॉन्ड में, इस NH बॉन्ड में, इस NH बॉन्ड की तुलना करें, इस NH बॉन्ड में आपके पास में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास में हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। तो जो आपके पास में बॉन्ड का आपके पास में आघूर्ण होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। फिर यहाँ भी आपके पास में बॉन्ड का जो आघूर्ण होगा वो ऐसे होगा, और इसका भी आघूर्ण आपके पास में क्या होगा, ऐसे होगा। यानी कि आपके पास में जो आघूर्ण है वो सेंट्रल मेटल आयन की ओर है, और हमेशा सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर आपके पास में यदि लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसका आघूर्ण आपके पास में कैसे होगा, ये होगा। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। NH3 में आपके पास में क्या है, NF3 में आपके पास में क्या है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण इस प्रकार होगा, और ये आपके पास में ऊपर की साइड में होगा। अब दोनों में हम परिणामी आघूर्ण देखें तो देखो यहाँ पे आपके पास में एरो के पास में क्या है, सेम साइड में है। यहाँ पे एरो के पास में एक ऊपर है, 3 नीचे हैं। तो आपके पास में क्या होंगे, जो आपके पास में विपरीत दिशा होने पर, यानी कि आपके पास में देखो, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, CCl फॉर एग्जांपल लेते हैं। इस क्लोरीन के साथ में 4 हमने Cl लगा लिए। इस क्या करती है, तो आपके पास में हम पिरामिड आकृति में समझ सकते हैं, इसको वो टेट्राहेड्रल में समझ सकते हैं। अपन फॉर एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि आपके पास में 4 क्लोरीन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, इसका आघूर्ण आपके पास में ऊपर की साइड में है, इसका आघूर्ण आपके पास में नीचे की साइड में है। यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को एक क्लोरीन ऊपर की ओर ले जा रहा है, एक नीचे की ओर ले जा रहा है। तो इन दोनों का आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे, तो म्यू इक्वल 0। और जिसके आघूर्ण का मान 0 होता है वो कैसा होता है, अध्रुवीय अणु होता है। अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। और जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है वो कैसा होता है, सममित होता है। कैसा होता है वो, सममित। उसकी ज्यामिति में किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ में हमने ये दोनों एग्जांपल देखे। यहाँ पे आपके पास में देखो म्यू आपके पास में देखो सेंटर की ओर हो रहा है और सेंटर से ऊपर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में म्यू का मान कितना है, 1.47 D/। और यहाँ आपके पास में देखो 3 नीचे की साइड में है, एक ऊपर साइड में। आपके पास में जो परिणामी आघूर्ण है वो क्या होगा, आपके पास में म्यू बराबर 0 तो नहीं होगा, लेकिन आपके पास में 0 से थोड़ा ही अधिक है, 0.23 D/। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि आपके पास में NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की तुलना में अधिक होता है तो क्यों होता है, इसका जवाब आप क्या देंगे। देखो NF3 अणु में
जो आपके पास में NF बॉन्ड है, NF बॉन्ड है, इस बॉन्ड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से ज़्यादा होने के कारण आगुण का मान आपके पास में नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर होता है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर होता है। यहाँ पे 3 NF बॉन्ड है, तीनों का आगुण नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर है। जबकि यदि किसी एटम्स के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसका आगुण आपके पास में सेंट्रल मेटल से लोन पेयर के होता है, तो आपके पास में एक एरो ऊपर की साइड में है, 3 एरो आपके पास में नीचे की साइड में है, तो आपके पास में जो परिणामी आगुण आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। इन एरो के पास में सेम साइड में होंगे, यदि सभी एरो सेम साइड में होते हैं तो उसके आगुण का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे 3 नीचे हैं, एक ऊपर है, तो यहाँ पे जो आगुण होगा वो क्या होगा, कम होगा। म्यू बराबर 0.23 डी बाई, ठीक है। इसमें देखो आपके पास में इस मॉलिक्यूल के पास में क्या है, ऊपर की साइड में, नीचे आपके पास में इसका प्रभाव इसको क्या कर देगा, लेस कर देगा, ये इसके प्रभाव को लेस कर देगा। म्यू बराबर 0। यहाँ पे म्यू 0 नहीं है। अगर म्यू का मान 0 के बराबर नहीं है, म्यू इक्वल नॉट 0 0 के समान नहीं होता है, तो वो कैसा होता है, असम्मित होता है। और असम्मित साथ कैसा होता है, आपके पास में ध्रुवीय अणु होता है, यानी पोलर मोलिक्यूल्स होता है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास में जो NH बॉन्ड है, NH बॉन्ड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड का आगुण हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर होगा। तो आपके पास में देखो ये आगुण आपके पास में कहाँ जा रहा है, आपके पास में नाइट्रोजन की ओर, यानी आपके पास में यहाँ पे आपके पास में आवेश क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये आपके पास में इस साइड में है, यानी परिणामी जो आपके पास में आगुण होगा वो आपके पास में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसलिए यहाँ पे म्यू का मान कितना है, 1.47 डी बाई, ठीक है। इसको आप नोट करो, इसको आप इसका डायग्राम बनाओ, यार इसको समझना है अपने को कि NH3 का क्वेश्चन आपको दे दे तो देखो जवाब क्या देना है। NH3 का द्विध्रुव आगुण NF3 की तुलना में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि NH3 में उपस्थित NH बॉन्ड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए बॉन्ड का जो आगुण है वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर होगा। यहाँ पे 3 NH बॉन्ड है, तीनों का जो आगुण है वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर होगा, तथा केंद्रीय परमाणु के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसका आगुण ऊपर की साइड में होगा। यहाँ पे जो परिणामी आगुण है वो आपके पास में क्या अधिकतम है, क्योंकि सभी एरो के पास में क्या सेम साइड में है, तो इसलिए आपके पास में NH3 अणु का द्विध्रुव आगुण अधिकतम होता है, किससे, NF3 की तुलना में। और कितना होता है, म्यू बराबर 1.47 डी बाई। इसी के साथ में हमने यहाँ पे देखा NF3 के पास में 3 NF बॉन्ड है। यहाँ पे आपके पास में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास में आगुण है वो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर होगा, यानी नीचे की साइड में होगा। आपके पास में 3 NF बॉन्ड है और तीनों का आगुण आपके पास में नीचे की साइड में होगा, जबकि आपके पास में जो केंद्रीय परमाणु है उसका आगुण आपके पास ऊपर की ओर होगा। तो ये आपके पास में आगुण है, इन तीनों के आगुण का प्रभाव क्या करेगा, निर्देश करेगा, और इसका मान आपके पास कितना होगा, 0.23 डी बाई। इसलिए NF3 अणु का द्विध्रुव आगुण NH3 की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ऐसे हम बता सकते हैं आपके पास में SO2 और CO2 का एग्जाम्पल हम लें, SO2 और CO2, यानी आपके पास में CO2 के पास में क्या है, सममित अणु है, इसकी आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है, ठीक है। इसमें संकरण कौन सा, आपके पास में sp संकरण है, इसकी आकृति रेखीय नहीं होती है SO2 में। इसके आपके पास में आगुण का मान म्यू बराबर 0, म्यू इक्वल नॉट 0, यानी SO2 का आपके पास में जो म्यू का मान है वो शून्य नहीं होता। कितना होता है, कह सकते हैं म्यू बराबर 1.60 डी बाई होता है। इसमें देखो कि आपके पास CO2 में क्या होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन पे कोई भी लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास में जो बंद आगुण है वो कार्बन से ऑक्सीजन की ओर, इसका आगुण आपके पास में ऐसे होगा, इसका आगुण आपके पास में ऐसे होगा। ये इसके प्रभाव को इस साइड में, इसके इस साइड में, तो आपके पास में जो परिणामी आगुण है वो क्या होगा, म्यू बराबर 0 होगा। यानी CO2 आपके पास में कैसा है, अध्रुवीय अणु है, ठीक है, अध्रुवीय और सममित अणु है। जबकि SO2 में क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है,
ठीक है। अब आपके पास में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास में ये इस साइड में, ये इस साइड में और ये ऊपर की साइड में, इसके जो परिणामी आघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा आपके पास में 1.6 होगा। ठीक है, इसलिए आपके पास में कैसा है, ध्रुवीय और असममित अणु होता है। यानी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में कि SO2 असममित होता है जबकि CO2 क्या होता है, सममित होता है। उसका जवाब भी हमें आघूर्ण के आधार पर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसी के साथ में ये यूनिट क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।